बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास में कल हम लोगों ने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में चर्चा की थी। संवेगात्मक बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जिसमें हम व्यक्ति के स्वयं के और दूसरों के संवेगों को पहचानने की कोशिश करते हैं और हम जो प्रेरित कर सकते हैं और संवेगों को स्वयं में और अपने संबंधों के दौरान भली प्रकार से सहायक जो हमारी शक्ति है उसे हम संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने कल काफ़ी एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस प्रकरण को सीखने की कोशिश की थी, जिसमें यह भी बातचीत हुई थी कि यह जो बुद्धि है संवेगात्मक बुद्धि, उसमें भारतीय वांग्मय के हिसाब से अगर देखें तो श्रीमद् भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और वो अपना माया मोह छोड़ करके युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनके अंदर एक संवेगात्मक बुद्धि उत्कृष्ट स्तर की आ जाती है। तो इस चैप्टर को पढ़ते समय और इस टॉपिक को जानते समझते समय हमको सबको इस चीज का एक लाभ प्राप्त होता है कि हम अपने जीवन में भी बहुत ज़्यादा बहुत आवेश में ना रहें। अगर हम बहुत किसी चीज़ से प्रसन्न हैं तो उसकी प्रसन्नता को इतना ज़्यादा व्यक्त ना करने लगें कि किसी दूसरे की प्रसन्नता में खलल पैदा हो, या अगर हम बहुत दुखी भी हैं तो हम अपने दुख के आवेग को भी संभालें और आगे आने वाले समय के लिए हम फिर से तैयार होकर के अपने उस दुख को भूल करके हम आगे बढ़ें। तो संवेगात्मक बुद्धि मानव जीवन के और सृष्टि के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। संक्षेप में आज हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ी सी चर्चा हम आध्यात्मिक बुद्धि की करेंगे, थोड़ी सी चर्चा हम बुद्धि के सिद्धांत की करेंगे। वास्तव में बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या बुद्धि के सिद्धांत बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा इसकी करके फिर बुद्धि के मापन पर आ जाएंगे। बुद्धि का मापन या और बुद्धि लब्धि के बारे में हम डिटेल से बातचीत करेंगे। तो विद्यार्थियों, जो आध्यात्मिक बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि को अंग्रेजी में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आध्यात्मिक जो शब्द है आध्यात्मिक शब्द जो है वह एक ऐसी ऐसे अर्थ को अपने अंदर समाहित किए हुए है जो हमें ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जगत इत्यादि के रहस्यों के बारे में बताने की कोशिश करता है। और जब हम बंद आंखों से चीजों को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, इंद्रियों से परे और जगत से परे, अगर हम जो भौतिक जगत है उसके परे आगे जाकर के उसके बियॉन्ड ऑफ निकल के जब हम कोई चीज जानने की कोशिश करते हैं, तो वह जो स्थिति है उसको हम कहते हैं कि यह जो प्रकरण है वह आध्यात्मिक प्रकरण है हमारा। तो आध्यात्मिकता का मतलब ईश्वर का मनुष्य के साथ कनेक्शन से संबंधित जो बातचीत होती है, जो विचार विमर्श होता है, जो सोच उत्पन्न होती है, उसको हम आध्यात्मिक जगत का मानते हैं। तो जो आध्यात्मिक बुद्धि है वह एक आत्मिक शक्ति है जो आत्मा ही नहीं अपितु परमात्मा के बहुत निकट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आत्मा के बारे में तुम लोगों को कुछ आइडिया है? यस सर, ज्यादा नहीं, बस एक दो लाइन। हाँ बताओ। सर, आत्मा अजर अमर है। कैसी होती है आत्मा? सर, आत्मा को कोई देख नहीं पाया है। अच्छा, ठीक है। मीनू, तुमने देखा है? तुम्हारा हाथ उठा है। तुमने आत्मा को देखा? आत्मा के बारे में कुछ जानती हो? नहीं, मैंने नहीं देखा है। कुछ जानती हो इस आत्मा के बारे में? सर, यही आत्मा अजर 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 अमर होती है, बस इतना ही जानते हैं और कुछ नहीं।
अच्छा, ऐसा तुम कुछ जानती हो इसके बारे में? जी सर। आत्मा के बारे में कुछ जानती हो? जी सर, आत्मा मतलब वो है जो जिसके द्वारा मनुष्य कार्य करता है। जो आत्मा एक शक्ति है जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं। कार्य तो हाथ पैर से करते हैं, शरीर से करते हैं, आत्मा से कहाँ? नहीं सर, तो ताकत तो आत्मा से ही आती है। शरीर तो बस एक पदार्थ है और इसका मेन जो वो तो हमारी आत्मा ही होती है ना। आत्मा का रंग ढंग, उसका नहीं वजन, सर, उसका लंबाई, आकार या रूप नहीं होता। उसका कोई रूप नहीं होता। वजन थोड़ा होता है शायद। वजन होता है? नहीं सर, उसको जिस रूप में चाहो वो वैसे ही होता है। जी सर, मृत्यु के बाद इंसान के शरीर का वजन थोड़ा कम हो जाता है। इससे पता चलता है कि आत्मा में थोड़ा भार तो होगा ही। मतलब आत्मा में ऐसी कोई शक्ति तो है, आत्मा जो दिखती नहीं है, जो पता नहीं चलती है। जी सर, हमारे जी सर कुछ तो पावर है जो आध्यात्म से जुड़ी हुई है ऊपर से। अच्छा, ईश्वर भी ऐसे ही है? ईश्वर के बारे में भी यही है कि ईश्वर भी कोई शक्ति तो है, लेकिन उसको जानना मुश्किल काम है। जी सर, तो शायद दिखाई नहीं देती मगर है। रक्षिता, तुम थोड़ा क्लियर करो और आत्मा के बारे में कुछ। सर जैसे ईश्वर है, हम ईश्वर को ना देख पाते हैं और ना ही मतलब हम उन्हें महसूस कर सकते, पर इतना जानते हैं कि हाँ, जो प्राकृतिक है वही ईश्वर है, क्योंकि हम लोग एक अनंत सत्य के गर्भ में है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है और फिर वो बच्चा आस लगाए रहता है कि जब 9 महीने के बाद हम अपनी माँ को देखेंगे, माँ कहती है कि हम अपने बच्चे को देखेंगे। उस तरह से हम लोग भी ईश्वर के गर्भ में ही हैं। हमारी आत्मा निकलती है, उसी दिन हम लोग परमात्मा से मिलते हैं। जब आत्मा निकल जाती है शरीर से तब मिलते हैं। जब आत्मा शरीर से निकलती है तब परमात्मा से मिलते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब यह है? हाँ सर, तब भी मिलते हैं और वैसे भी मिलते हैं, क्योंकि सर हम लोगों जो आत्मा है, कहते हैं कि ईश्वर का निवास होता है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास होता है। लेकिन सर अगर हम चाहें तो हमारे अंदर ईश्वर का निवास होता है, नहीं तो नहीं। मतलब जीवित व्यक्ति भी ईश्वर के नजदीक पहुंच सकता है? जी सर। शरीर में आत्मा है तो भी ईश्वर के पास, ईश्वर से नजदीकी बढ़ सकती है उसकी। जी सर, बिल्कुल। ऐसा इससे सहमत हो? जी सर। जीवित रह करके भी हम ईश्वर के नजदीक पहुंच सकते हैं। जीवित रह करके भी हम ईश्वर जी के सर, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। जैसे नमाज पढ़ के, पूजा करके। जी सर, जब हम नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं तो ईश्वर के करीब ही तो होना कहते हैं। अच्छा, इसलिए तो नमाज या पूजा की जाती है। नमाज और पूजा ना करें तो क्या ईश्वर से नजदीक नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर, अगर माने तो। बिल्कुल नमाज ना पढ़ें और बिल्कुल पूजा ना करें, बिल्कुल प्रार्थना ना करें, तो ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चले। क्या कोई तरीका है जिससे हम ईश्वर के नजदीक हो सके? जी सर, उसके बताए हुए रास्ते पर चल के। नमाज नहीं पढ़ना है, उसका बताया हुआ रास्ता क्या हो सकता है? सर, दूसरों की मदद करना, साथ में रहना और सबसे अच्छे से व्यवहार करना। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत खूब, शाबाश। थैंक यू। बिल्कुल यही चीज है जो आध्यात्मिकता की ओर हमको ले जाती है, यही आध्यात्मिक बुद्धि है। वास्तव में हम पूजा पाठ और ये जो धार्मिक कर्मकांड है, धार्मिक रीति रिवाज है, धार्मिक जो हमारी परंपराएं हैं, धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं, जो भी धार्मिक एक्टिविटीज हैं, जैसे पूजा करना, प्रार्थना करना और माला जपते रहना, नमाज पढ़ते रहना, रोजे रखना, व्रत रखना, मंदिरों में दर्शन करने जाना, मकबरे में जाना, दरगाहों पर जाना, गुरुद्वारे पर जाना, वहां जाकर के पूजा करना, भगवान से अपनी बातें कहना आंख बंद करके, इन सब के साथ साथ, बल्कि इन सब के बिना भी, अगर हम समाज में बहुत से लोगों को अपना समझने लगें और उनके दुख दर्द को बांटने लगें
और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल करके हम मानव जाति की मदद करने लगे और हम अपना व्यवहार बेहतर से बेहतर बना लें, सभी को एक जैसा समझने लगे, हम अपने धर्म की सीमाओं से, हम अपनी जाति की सीमाओं से, हम अपने समुदाय राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर बढ़ करके हम सभी को, पूरे जगत को अपना घर समझने लगे और सबकी खुशी में अपनी खुशी समझने लगे। तो यह जो सोच है, जैसे आयशा ने बताया, यह जो एक तुम्हारा एक सोचने की शक्ति है, यह आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा पैदा होती है। और आध्यात्मिक बुद्धि यही है। आध्यात्मिक बुद्धि वह आत्मिक शक्ति है जो आत्मा ही नहीं बल्कि परमात्मा के अति निकट होती है। परमात्मा के अति निकट होने का मतलब यह नहीं होता कि हम दिन रात पूजा करें, हवन करें, नमाज पढ़ें, व्रत रखें, रोजे रखें, यह नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम सभी बंदों को परमात्मा का एक प्रतिनिधि माने और हम सबके लिए अच्छे से अच्छा सोचें और उनको अच्छे से अच्छा जो भी संभव हो सके मदद करते रहें। तो यह जो सोच है हमारी, वही आध्यात्मिक बुद्धि के लिए की तरफ इशारा करती है। आध्यात्मिक बुद्धि का कार्य है कि हम वह मन को इस तरह से नियंत्रित करें कि वह सात्विक बना रहे। आध्यात्मिक बुद्धि में एक चीज और भी चीजें जुड़ती हैं, जैसे तुम लोगों को कई बार ऐसा होता है कि शरीर कुछ कहता है, आत्मा कुछ कहती है। शरीर कहता है ऐसा करें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें, ये खा लें, ये पहन लें, ये घूम लें, ये पिक्चर देख लें, ये सिनेमा देख लें, ये वीडियो देख लें। तो ये सब चीजें जो है वो शरीर पसंद करती है, शरीर चाहती है और मन भी चाहता है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति जो होती है वह तुम्हें कंट्रोल करती है, तुम्हें गलत कार्यों की तरफ जाने से रोकती है और तुम्हें ईश्वर में रमे रहने के लिए प्रयास करती है। तो आध्यात्मिक शक्ति एक तरह से शरीर की नहीं, आत्मा की वस्तु है। शरीर हमारा अलग है, आत्मा अलग है। शरीर के बिना आत्मा का मतलब नहीं है और आत्मा के बिना शरीर का भी मतलब नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शरीर के आत्मा का कोई मतलब नहीं है और बिना आत्मा के शरीर का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे शरीर को चाहिए रोज नहाना, धोना, खाना, पीना, सब चीजें, वैसे ही आत्मा को चाहिए अच्छे कार्य, अच्छे विचार, सद्गुण, सद्वृत्ति, इस तरह की चीजें आत्मा को चाहिए। तो यहाँ जो आध्यात्मिक बुद्धि का मामला है वह आत्मा से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। तो जी सर। आध्यात्मिक बुद्धि पर तुम लोग नोट्स बनाना, आधे पेज का कुछ लिखना। आध्यात्मिक बुद्धि जो मैंने बताया है उसको तुम लोग नोट्स लिख करके मुझे शेयर करना। अब इसके बाद आज हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत की। बुद्धि के सिद्धांतों के लिए तमाम मनोवैज्ञानिक अलग अलग तरह से सोचते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धि जो है वह दो तत्वों से मिलकर बनी है। इसको जो लोग इस चीज को मानते हैं उस तरह के सोच को कहते हैं, बुद्धि के सिद्धांत को कहते हैं द्विखंड सिद्धांत। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत या टू फैक्टर थियरी। तो टू फैक्टर बुद्धि में क्या होता है? बुद्धि में एक फैक्टर होता है जनरल फैक्टर, जी फैक्टर, मतलब सामान्य बुद्धि। हर किसी के अंदर सामान्य बुद्धि होती है। जी फैक्टर हर किसी के अंदर होता है। और एक होता है स्पेशल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो बुद्धि में तमाम मनोवैज्ञानिक खास तौर से स्पीयरमैन कहता है कि बुद्धि के दो तत्व होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। तो जनरल फैक्टर में नॉर्मली सबके पास होता है, स्पेसिफिक सबके पास नहीं होता या कम ज्यादा होता है मात्रा में। तो बुद्धि का एक सिद्धांत ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। और एक सिद्धांत है थर्स्टन का बहुखंड सिद्धांत। मतलब बुद्धि तमाम तरह के अलग अलग खंडों से मिलकर के बना है। तमाम तरह के पार्ट जुड़ करके बुद्धि का एक स्वरूप पैदा करते हैं। तो बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत को थर्स्टन ने दिया। इसमें उन्होंने तमाम चीजें जोड़ा कि बुद्धि में बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर शाब्दिक बोध होता है, बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर शब्द का प्रवाह होता है, बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर संख्यात्मक योग्यता होती है, बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर स्थानगत योग्यता होती है, उसके अंदर स्मृति होती है, उसके अंदर प्रत्यक्षात्मक गति होती है,
और बुद्धि के ही अंदर जो है इन सारी चीजें मिली हुई स्वरूप में होती हैं। बुद्धि एक इन तमाम तत्वों का, तमाम खंडों का सम्मिलित स्वरूप है। तो एक सिद्धांत बुद्धि का यह भी है। इसको तुम लोग अगली कक्षा में या जब एमए करोगे एजुकेशन में तब इसको डिटेल में पढ़ोगे। इसके अलावा एक सिद्धांत है बुद्धि का, प्रतिचयन सिद्धांत। इसको सैंपल थियरी कहते हैं, सैंपल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। एक और सिद्धांत गिलफोर्ड ने बनाया। गिलफोर्ड का जो बुद्धि का संरचना का सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अगली कक्षाओं में बहुत डिटेल में तुम लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। जो लोग कक्षा में देर से आते हैं उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि वो थोड़ा सा समय से आए, तो कक्षा को ठीक तरह से समझ पाएंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है और उसको ठीक से समझ भी पाएंगे। यहाँ जुड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जुड़ करके कुछ सीखना भी महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लोग बाद में जुड़ते हो वो कोशिश करो कि समय पर जुड़ जाओ। हमें ये भी पता है कि तमाम लोगों के साथ नेटवर्क की समस्या होती है, तमाम तरह की और समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग प्रयास करो। जैसे हम जुड़ गए, जैसे रक्षिता जुड़ गई, मीनू जुड़ गई, आयशा जुड़ गई, और बीच में श्यामदेव भी आ गए थे। हालांकि ये आते जाते रहते हैं। और इसके अलावा बीच में अमित मौर्य भी आए थे, चले गए थे, फिर आ गए। तो इस तरह से तुम लोग प्रयास करो कि ऐसी जगह पर रहो जहाँ पे नेटवर्क लगातार बना रहे। तो जो कुछ भी यहाँ से आपको बताया जा रहा है वह आप ठीक तरह से समझ पाओगे। एक के साथ दूसरी चीज जुड़ी रहती है, इसलिए आपका रहना पूरे टाइम जरूरी है। 30-35 मिनट ही रहना होता है, लेकिन उस समय आप पूरे समय आप रहिए। तो बुद्धि का एक सिद्धांत गिलफोर्ड का है, और बुद्धि का एक सिद्धांत है वर्णन का तारतम्य सिद्धांत या हायरार्की थियरी इसको बोलते हैं। एक कैटल का सिद्धांत है। तो इस तरह से बुद्धि के ढेर सारे सिद्धांत हैं। इनकी चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में विस्तार से करेंगे। इस क्लास में, इसका कोर्स में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा अब यहीं पर समाप्त करते हुए तुम लोगों को एक होमवर्क देते हैं कि तुम बुद्धि के सिद्धांतों की एक लिस्ट बनाओगे। बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत है उसको लिख करके मुझे प्रेषित करोगे। और इसको ज्यादा पढ़ने का मन होगा तो किताब से या इंटरनेट से पढ़ करके समझने की कोशिश करना। कोई सिद्धांत विशेष रूप से समझ में नहीं आता है तो उसको पूछना अगली क्लास में। ऐसा कुछ कहना है क्या तुम्हें? नहीं सर। अच्छा, ठीक। और इसके बाद हम लोग आज की जो मुख्य कक्षा है जिस पर हम लोग डिटेल में बात करना चाह रहे हैं वह है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि के बारे में हमें बात करनी है। बुद्धि का मापन है और बुद्धि लब्धि। मापन का मतलब होता है छात्राओं, मापन का मतलब होता है कि हम कैसे उसकी मेजरमेंट करेंगे। तो श्यामदेव, मीनू, रक्षिता, आयशा, अमित और प्रिया, ये तुम लोग समझो कि बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जो दिखती नहीं है ना। जैसे लंबाई एक गुण है मनुष्य का जो दिखती है, चौड़ाई एक गुण है जो मनुष्य की जो दिखती है, वजन एक गुण है मनुष्य का जो दिखता है, रंग एक गुण है जो मनुष्य का दिखता है। इन सबको देख करके हम कह सकते हैं कि कौन कितना लंबा है, कौन कितना मोटा है, कौन कितना वजन वाला है। हम देख के भी अंदाज सकते हैं, लेकिन बुद्धि को हम किसी को देख करके अंदाज नहीं सकते हैं। ये अंदाज सकते हैं, किसी को देख करके जान सकते हैं कि ये कितना बुद्धिमान है? बताओ। नो सर। देख के नहीं कह सकते ना? नो। नहीं सर। क्यों अमित, किसी को देख करके जान सकते हो कि वो कितना बुद्धिमान है? सर देख कर तो नहीं जान सकते, मगर बात करके जान सकते हैं कौन कितना बुद्धिमान है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन तुम लोगों को मैं बताऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब बुद्धि को नापने का काम शुरू हुआ तो बहुत पहले से ही शुरू था। और हमारे देश में तो ज्ञान का बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है। हमारे देश में, भारत में तो बुद्धि को नापने के तमाम तरीके थे। और प्राचीन काल में जब हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात करते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा की बात करते हैं, तो उस समय तक हम
विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का ज्ञान तमाम तरह से करते रहते थे, उनको शास्त्रार्थ के द्वारा करते रहते थे। लेकिन जो ये नया कॉन्सेप्ट आया बुद्धि लब्धि का, बुद्धि को नापने का, जैसे थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं तो इतने डिग्री फ़ारेनहाइट बताते हैं या इतने डिग्री सेल्सियस कहते हैं उसका टेम्परेचर है, उस तरह के सिस्टम में बुद्धि लब्धि जो आईक्यू के रूप में नापी जाने लगी, उस इतिहास को अगर हम देखें तो ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है। तो ऐसा इसमें यह है कि जैसे हमने कहा कि किसी को देख के अंदाज सकते हैं क्या कि वह कितना बुद्धिमान है। तो तुमको मैं बताऊं कि जो 1772 ईस्वी थी, सन 1772 ईस्वी में, पेन हो गई कागज होगा तो कहीं नोट भी कर लेना, 1772 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक हुए लेवेटर, जिन्होंने तुम लोगों को 1 मिनट में रोक रहा हूं, तुम लोग आपस में बातचीत कर सकते हो, मैं अपना स्पीकर ऑफ कर रहा हूं, एक जरूरी फोन है, अटेंड करके फिर मैं आता हूं। मनोवैज्ञानिक छूटता ही नहीं। तुम लोग आपस में कोई डिस्कशन नहीं किए? रक्षिता, जी सर। हम चले गए थे, तुम लोगों को कह के गए थे कि तुम आपस में एक डिस्कशन करना, लेकिन तुम लोग डिस्कशन नहीं किए। हम एक महत्वपूर्ण फोन अटेंड करने चले गए थे, तो तुमको अपनी बात आपस में करनी चाहिए थी। मेरे आने के बाद फिर हम अपना क्लास शुरू करते। इस टाइम का इस्तेमाल अच्छे से कर लेना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण फोन आता है या कोई व्यवधान आता है तो तुम इतने लोग क्लास में हो, आपस की अंतरक्रिया कर सकते हो, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर डिस्कशन कर सकते हो, उसमें कोई ऐसे प्रश्न कर सकते हो कि आपस में कि जब सर आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, है ना। अब कभी ऐसा स्थिति आए तो तुम लोग ये जाने रहो, इस टाइम का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। ठीक है, जी सर। सब लोग सुन रहे हो मुझे? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। हम बात ये कह रहे थे कि 1772 ईस्वी में एक बड़ा जबरदस्त एक मनोवैज्ञानिक हुए, बहुत महत्वपूर्ण बात
किया उन्होंने। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो आयशा ने कहा था कि हम किसी को देख कर नहीं तो किसी से बात करके जरूर हम उसके बुद्धि के बारे में अंदाज लगा सकते हैं। शायद मीनू ने भी यही चीज कही थी। रक्षिता, ये बात सही है कि हम किसी को देख कर नहीं उसको उससे बात करें तो हम उसकी बुद्धि का अंदाज लगा सकते हैं? जी हाँ सर, सर। हम अपने ज्ञान से जरूर अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। तो तुम लोग तो बहुत बहुत जबरदस्त एक वो हो, मेजरमेंट करने वाले हो। किसी से भी तुम लोगों से बात करना थोड़ा कठिन बात है, नहीं तो तुम बुद्धि के बारे में अंदाज लगा लोगी कि आपके पास कितनी बुद्धि है, जान जाओगी। चलो, इसका नहीं आज सर। आज ये परीक्षण करना। तुम सबको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। अमित, आयशा, श्याम देव, मीनू और रक्षिता, सभी को ये दे रहा हूँ काम कि अपने घर में हमें लोगों से, अपने घर के मेंबर्स से बातचीत करके ये अंदाज हमें बताना कि किसके पास कितनी बुद्धि है। ठीक है? थोड़ी देर में फिर तुम लोगों को रोक रहा हूँ। ठीक? तुम लोग फिर कुछ डिस्कशन नहीं किए इस बार भी? हाँ सर, हम कुछ बताने वाले थे। हाँ, तुम लोग डिस्कशन करो आपस में। क्या बताने वाली थी? सर यही कि अगर हम उसे बातचीत करके अपने मनोविज्ञान से ये पता लगा सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, वो बात करने में अच्छा है या नहीं है, पर उसकी बुद्धि में कितनी विकास हुई है या उसकी बुद्धि कितनी है, ये नहीं जान सकते बिना उसका परीक्षण किए। हम्म।
और कोई कुछ बताएगा? बुद्धि के मापन के संबंध में और कुछ कोई बताएगा? देख के कैसे उसका हम अंदाज सकते हैं? चलो तुम लोगों को एक ये टास्क दे रहा हूं कि तुम कल जो है, अब कल क्या, नेक्स्ट टाइम पर हम लोग मिलेंगे बृहस्पतिवार को, ठीक है? आवाज जा रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो अब मेरी क्लास बृहस्पतिवार को होगी, जो लगातार डिस्टरबेंस हो रहा है और मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण कॉल करनी है, इस कारण से आज क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है?